आज के इस कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि एएसओ टाइटर टेस्ट और यूरिक एसिड टेस्ट और आरए फैक्टर टेस्ट में क्या संबंध है। क्या ये तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है या यह कि एक मिथ है, इसे क्लियरिफाई करने की कोशिश करेंगे। एएसओ टाइटर टेस्ट से रिलेटेड हमारे ऑडियंस के जो भी सवालात अभी तक कमेंट में आए हैं या ऑनलाइन कंसल्टेशन के समय जो सवालात अक्सर हमसे पूछे जाते हैं, उन सभी सवालों के जवाब अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस और रिसर्च के अकॉर्डिंग क्लियरली और ब्रीफली या सरल और सिंपल भाषा में देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। डियर ऑडियंस, इफ़ यू आर न्यू हेयर वेलकम, इफ़ यू आर बीन हियर बिफोर वेलकम बैक। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यूरिक एसिड टेस्ट कब कराना चाहिए और इसके बढ़ने का क्या मतलब होता है। दोस्तों, जब जोड़ों में दर्द और स्टिफनेस यानी कि खिंचाव तथा जोड़ों को मोड़ते समय कटकुट की आवाज़ सुनाई देता हो, तब जनरली यूरिक एसिड टेस्ट की सलाह दी जाती है कि कहीं गठिया तो नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं कि हर बढ़े हुए यूरिक एसिड गठिया ही हो, बल्कि कभी कभी तो इंडियन पॉपुलेशन में यूरिक एसिड का रेंज नॉर्मल से एलिवेट मिलता है, लेकिन मरीज़ को कोई परेशानी नहीं होती है। इसलिए किसी के सिर्फ ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट को देखकर ही गठिया डायग्नोज कर देना उचित नहीं है, बल्कि उसके फिजिकल सिम्टम्स भी मैच कराए जाने चाहिए। खैर, अब बात कर लेते हैं कि यूरिक एसिड क्या होता है। दरअसल में जो यूरिक एसिड होता है वो एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट है, बेकार मटेरियल है, जो कि शरीर के अंदर प्यूरिन नाम के प्रोटीन के टूटने के फलस्वरूप शरीर में बनते हैं, जिसका नॉर्मल रेंज तकरीबन मेल में 3.4 टू 7.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और फीमेल में 2.4 टू 6.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। वन डाउट रेजेस फ्रॉम हेयर। अब यहाँ पर एक डाउट हो सकता है कि आखिर नॉर्मल रेंज जो है यूरिक एसिड का, वो तो सबके शरीर में रहता है, तो वो आखिर क्या करता है। चलिए इसको भी समझते हैं। देखिए, यूरिक एसिड का जो नॉर्मल रेंज होता है या उतना यूरिक एसिड जो कि हमारे शरीर में नॉर्मली मौजूद होता है, वो फालतू हमारे शरीर में नहीं बैठता है, बल्कि बड़े बड़े कामों को अंजाम देती है। जैसे कि जो यूरिक एसिड होता है वो एज ए एंटीऑक्सीडेंट भी काम करता है। अच्छा, ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, इसके बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब ये बात समझ में आएगी। क्योंकि आप बहुधा इस वाक्य को सुनते होंगे कि यह फल व सब्जी फला फला भोज्य पदार्थ जिसमें कि भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि स्वास्थ्यवर्धक है। तो ये आखिर एंटीऑक्सीडेंट होता क्या है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। एंटी का तो सिंपली मतलब होता है खिलाफ, लेकिन ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडेशन क्या है, चलिए समझते हैं। दरअसल में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही कहा जाता है ऑक्सीडेशन। अब सवाल पैदा होता है कि आखिर ऑक्सीडेंट यानी कि ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की कमी कैसे होती है, जबकि हम सांस लेते हैं, फ्रेश ऑक्सीजन अंदर जाता है। इसका जवाब यह है कि जब हम सांस के जरिए ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो अल्टीमेटली ये ऑक्सीजन हमारे शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचता है और उन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी श्वसन की क्रिया होती है। तो उसी के दौरान ही ज़्यादातर रिएक्टिव ऑक्सीजन मॉलिक्यूल या फ्री रेडिकल्स बनते हैं। इसके अलावा इन्फ्लामेशन तथा कई तरह के एंजाइमेटिक एक्टिविटी के दौरान भी इस तरह के फ्री रेडिकल्स या ऑक्सीडेंट बनते हैं। इन फ्री रेडिकल्स की श्रेणी में सुपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स आते हैं। तो इसी फ्री रेडिकल या रिएक्टिव ऑक्सीजन मॉलिक्यूल या ऑक्सीडेंट को जो न्यूट्रलाइज करता है उसे ही एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। अब सवाल पैदा होता है कि आखिर ये फ्री रेडिकल जो हमारे शरीर में बनते हैं, इसका कुछ न कुछ तो काम होगा। इसका उत्तर है यस, काम तो है, क्योंकि ये फ्री रेडिकल सेल सिग्नलिंग में हेल्प करता है तथा हानिकारक बैक्टीरिया को मारने के लिए हमारे लिए एज ए इम्यून रिस्पॉन्स भी कार्य करता है तथा बॉडी को डिटॉक्सिफाई यानी कि हानिकारक विष पदार्थ से मुक्ति दिलाता है तथा और भी बहुत सारे कार्यों को अंजाम देता है। अब सवाल पैदा होता है कि जब इतने सारे अच्छे कार्यों को अंजाम देने वाला ऑक्सीडेंट हमारे शरीर में है ही, तो इसको खत्म या न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इसका जवाब यह है कि जब ये फ्री रेडिकल या रिएक्टिव ऑक्सीजन मॉलिक्यूल या ऑक्सीडेंट ज़्यादा बनने लगता है और इसको न्यूट्रलाइज करने वाला कोई नहीं होता है, तो यह फ्री रेडिकल्स फ्री या फालतू नहीं बैठता है, बल्कि हमारे सेल्स के डीएनए तथा सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करने लगता है। इसीलिए इसके वजह से कैंसरस ग्रोथ होने लगता है तथा सेल टू सेल सिग्नलिंग भी डिस्टर्ब हो जाती है तथा कोशिका भी डैमेज होने लगता है। यही कारण है कि इसको बैलेंस करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत पड़ती है। ये जो यूरिक एसिड है ना, वो एज ए एंटीऑक्सीडेंट भी कार्य करता है, यानी कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। यूरिक एसिड कुछ इम्यून रिलेटेड प्रोसेस में भी मदद करता है। कुछ रिसर्च यह बताती है कि यूरिक एसिड कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजीज से भी हमारी रक्षा करता है। बट जब यही यूरिक एसिड नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाता है, तब यह ज्वाइंट्स में इकट्ठा होने लगता है और गठिया का कारण बन जाता है। और अगर किडनी में जमा होने लगता है तो किडनी स्टोन का कारण बढ़ जाता है, किडनी स्टोन का खतरा बढ़ जाता है।
ये तो हुआ नॉर्मल यूरिक एसिड के बारे में कि इसका क्या क्या रोल होता है हमारे शरीर के डिफेंस मैकेनिज्म में तथा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के रूप में। तो चलिए अब रूमेटिक फैक्टर या आरएफ के बारे में बात कर लेते हैं। दरअसल में आरएफ फैक्टर एक तरह का ऑटो इम्यून एंटीबॉडी है जो कि हमारे शरीर के द्वारा ही तैयार किया जाता है तथा हमारे शरीर के हेल्दी टिश्यू को ही टारगेट करता है। और खास तौर पर यह जो आरएफ फैक्टर होता है ज्वाइंट्स के हेल्दी टिश्यू को डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिसके वजह से जोड़ों में प्रॉब्लम आती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रूमेटॉइड फैक्टर या आरएफ फैक्टर जो है वह ज्वाइंट्स को ही अफेक्ट करती है, बल्कि ये तो हमारे शरीर के और भी कई हिस्सों पर बुरा प्रभाव डालता है, जिसे एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन की कैटेगरी में रखा जाता है। आरएफ फैक्टर की वजह से जोड़ों में सूजन, दर्द और रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट तथा स्टिफनेस भी आ जाती है। और यही तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस का लक्षण है। और यह बात ही कोई ज़रूरी नहीं कि जिसको भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस है तो उसमें आरएफ फैक्टर बढ़ा ही मिलेगा, ऐसा कोई निश्चित नहीं है, बल्कि यह ज़्यादातर केस में देखने को मिलता है। दरअसल में जो आर फैक्टर होता है वह एक तरह का ऑटो एंटीबॉडी है जो कि हमारे शरीर के द्वारा तैयार किया जाता है। और यह जो एंटीबॉडी होता है वह हमारे शरीर में मौजूद एक महत्वपूर्ण आईजीजी एंटीबॉडी के एफसी रीजन से बाइंड करता है और बाइंड होने के बाद एक इम्यून कॉम्प्लेक्स बनाता है जो कि जोड़ों में इन्फ्लेमेशन का कारण बन जाता है। जितना ज़्यादा इम्यून कॉम्प्लेक्स बनता है आर फैक्टर और आईजीजी एंटीबॉडी के एफसी रीजन से बाउंड होने के बाद उतना ही ज़्यादा जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन होता है। यही वजह है कि जो आरएफ फैक्टर है वह रूमेटॉइड अर्थराइटिस का एक टेस्ट है जिसके ज़रिए हम पता कर सकते हैं कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस है कि नहीं है। लेकिन सिर्फ इसी टेस्ट की मदद से यह कन्फर्म हो जाना कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस है यह सही नहीं होगा, बल्कि इसके लिए एंटी-सीसीपी यानी कि एंटी साइक्लिक सिट्रुलिनाटेड पेप्टाइड टेस्ट भी कराई जाती है, जो कि इसके कंपैरेटिव ज़्यादा रिलायबल टेस्ट माना जाता है। कुल मिलाकर अगर किसी के शरीर में एंटी-सीसीपी टेस्ट भी पॉजिटिव आ रहा हो और आरएफ फैक्टर का रेंज भी बढ़ा हुआ हो तो यह इस बात की तरफ इशारा करता है कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस की संभावना ज़्यादा है। अगर इन टेस्ट के साथ साथ ज्वाइंट्स में अकड़न, सूजन, रेस्ट्रिक्टेड ज्वाइंट मूवमेंट ये सभी लक्षण भी मिल रहे हो तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस का कंफर्मेशन हो सकता है। तो चलिए अब एएसओ टाइटर टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। दरअसल में एएसओ टाइटर टेस्ट के ऊपर मैंने सीरीज ऑफ वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ब्रीफली यहाँ पर भी एक्सप्लेन करते चलें कि एएसओ टाइटर भी एक तरह का एंटीबॉडी टेस्ट है जो कि शरीर के अंदर मौजूद एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंटीबॉडी का पता लगाते हैं। यह एंटीबॉडी ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के टॉक्सिन के खिलाफ बनता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ज्वाइंट्स के सेल्स तथा हार्ट के सेल्स एवं ब्रेन तथा कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी पैदा करने लगती है। दरअसल में पहले तो गले में इन्फेक्शन होता है ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का, और अगर इसी इन्फेक्शन को सही समय पर ट्रीट नहीं किया जाता है तो इसी ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के टॉक्सिन के खिलाफ हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनता है। अगर यही एंटीबॉडी बैक्टीरिया या उसके टॉक्सिन के खिलाफ काम करता है तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, लेकिन ये हमारे शरीर के हेल्दी सेल्स पे ही अटैक करने लगता है। यही वजह है कि इसके परिणाम स्वरूप जोड़ों में दर्द तथा दिल की परेशानी तथा किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या दिल की धड़कनों का तेज हो जाना या छाती में जकड़न का एहसास होना, सांस फूलना या हल्का हल्का बुखार वगैरह रहना, ये सभी कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कि एएसओ टाइटर के केस में दिखाई देने को मिलता है। कुल मिलाकर ये एक तरह का पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से होता है, यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन हुआ और कुछ दिन बीत गए तथा फिर सही से इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो जो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया शरीर में अपनी प्रेजेंस बनाए रखा, जिसके वजह से लगातार एएसओ एंटीबॉडी बनते रहा और इसका रेंज हाई हो गया। और इसी वजह से ब्लड टेस्ट करने पर हाई एएसओ टाइटर यानी कि वैल्यू मोर देन 200 हो गई। अब अगर एएसओ एंटीबॉडी बन रहा है तो वह तो शरीर के लिए ठीक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडी बनेगा और ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया तथा उसके टॉक्सिन को खत्म करेगा। लेकिन दोस्तों होता कुछ यूँ है कि एएसओ एंटीबॉडी बैक्टीरिया और उसके टॉक्सिन को खत्म करने के साथ साथ मिस्टेकली हमारे ज्वाइंट्स के सेल तथा हार्ट, किडनी के कुछ सेल्स को ही नुकसान पहुंचाने लगते हैं। ऐसा इसलिए भी होता है कि बैक्टीरिया के एम प्रोटीन की शक्ल कुछ मैच होती है ज्वाइंट्स और हार्ट के सेल्स। तो अब जाहिर सी बात है कि कन्फ्यूजन तो होगा ही जब सेम शक्ल का रहेगा, तो इसलिए एएसओ एंटीबॉडी फायदा के साथ साथ दूसरे पर्सपेक्टिव में नुकसान देता है। इसी नुकसान की वजह से काफ मसल्स में दर्द तथा जोड़ों में दर्द तथा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड फीलिंग ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन इन द चेस्ट यानी कि छाती में जकड़न का एहसास भी हो सकता है। खैर ये सब तो एएसओ एंटीबॉडी से अपने और पराये की पहचान में मिस्टेक होने की वजह से ऐसा होता है। तो चलिए अब एएसओ टाइटर से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसका लॉजिकल एनालिसिस करते हैं। पहला सवाल तो यह है कि एएसओ हाई होने की स्थिति में क्या पेनिसिलिन या पेनिड्योर या पेनिसिलिन जी या बेंजाथाइन बेंजाइल पेनिसिलिन यानी कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ पेनिसिलिन में से किसी इंजेक्शन का लेना कंपलसरी होता है या इसके बिना भी काम चल सकता है? इसका जवाब सिंपली यस या नो में नहीं बल्कि लॉजिकली एक्सप्लेन करते हैं।
देखिए, दरअसल में जो पेनिसिलिन इंजेक्शन होता है यह एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो कि डायरेक्टली आपके एएसओ लेवल को कम नहीं कर देगा। इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि पेनिसिलिन इंजेक्शन लेंगे तो तुरंत एएसओ का लेवल कम हो जाएगा। ना ना ना, बल्कि ये तो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के सेल वॉल के फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है तथा उसे कमजोर करता है, जिसके वजह से फर्दर ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होता है। इसका फायदा यह होता है कि फर्दर ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के खिलाफ एएसओ एंटीबॉडी नहीं बनता है, तो एएसओ की वैल्यू वहीं पे स्टॉप हो जाती है और बचे हुए एएसओ के लेवल भी धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो जाता है। दरअसल में एएसओ के प्रिवेंशन और ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के फैले हुए इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए पेनिसिलिन इंजेक्शन दी जाती है। ये इंजेक्शन अकॉर्डिंग टू योर एएसओ वैल्यू एंड सिम्टम्स हो सकता है कि किसी को 15-15 दिन के अंतराल पे दिया जाता हो या एवरी 21 दिन के अंतराल पर दिया जाता हो। अब अगला सवाल जो कि अक्सर मेरे से पूछा जाता है कि सर ये तो बताइए कि कितने दिनों तक पेनिसिलिन इंजेक्शन लेने पड़ेंगे, 6 महीने तक या 1 साल तक, 2 साल तक या इससे भी ज़्यादा। दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि आपके केस के ऊपर कि आपके एएसओ के वैल्यू और शरीर में मौजूद स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन की सीवियरिटी पर कि कितने दिनों तक पेनिसिलिन इंजेक्शन दिया जाएगा। अगला सवाल पैदा होता है कि क्या होम्योपैथिक मेडिसिन से बिना पेनिसिलिन इंजेक्शन लिए एएसओ कंट्रोल हो सकता है? इसका जवाब है यस, लेकिन ये आपके शरीर के इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र पर भी निर्भर करता है। अगर होम्योपैथिक मेडिसिन का सिलेक्शन लक्षणों के अनुसार तथा पोटेंसी का सिलेक्शन भी अगर सही से किया जाए और लगातार इस दवाई का प्रयोग किया जाए तो हाई एएसओ टाइटर की वजह से आई परेशानी से राहत पाने के साथ साथ एएसओ टाइटर को विदाउट हार्मिंग योर बॉडी मोस्ट कन्वीनियंट तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। ये बात मैं विदाउट एक्सपीरियंस नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि ऑनलाइन कंसल्टेशन के जरिए दिए गए होम्योपैथिक मेडिसिन से बाय गॉड ग्रेस कुछ पेशेंट्स के एएसओ टाइटर नॉर्मल रेंज तक सफलतापूर्वक लाया जा सका है। कहने का तात्पर्य है कि हाई एएसओ टाइटर की वजह से हताश होने के बजाय आपको वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति जिसके अंतर्गत होम्योपैथी को तो जरूर ट्राई करना चाहिए। इसका मतलब यह हरगिज नहीं है कि पेनिसिलिन या पेनिड्योर का इंजेक्शन लेना तथा एलोपैथिक मेडिसिन का प्रयोग बिल्कुल यूजलेस है। हालांकि प्रॉपर तरीके से पेनिड्योर का इंजेक्शन और एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक दवा के प्रयोग से एक समय ऐसा आता है कि एएसओ टाइटर ठीक हो जाता है, लेकिन हाई एएसओ की वजह से अगर जोड़ों में दर्द, सिर में दर्द, सीने में जकड़न का एहसास तथा सांस फूलना और कफ मसल्स में दर्द, इन सभी लक्षणों से निजात दिलाने में होम्योपैथी एलोपैथी से कम नहीं है। लेकिन हर चिकित्सा पद्धति के अपने अपने लिमिटेशंस होते हैं, इसलिए हम हाई एएसओ टाइटर के सभी मरीजों को सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन लेने की सलाह नहीं देते हैं, बल्कि ऑनलाइन कंसल्टेशन के जरिए कंप्लीट केस टेकिंग तथा एएसओ के रिपोर्ट को ऑब्जर्व करने के बाद आपको हम बताते हैं कि आपको कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। अगर होम्योपैथी से कंट्रोल होने वाला होता है तो विद कॉन्फिडेंस हम होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, और अगर लगता है कि एलोपैथिक मेडिसिन की जरूरत है तो आपके नजदीक कोई माहिर रूमेटोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट तथा जनरल फिजिशियन को दिखाने की सलाह देते हैं, क्योंकि किसी भी डॉक्टर का मेन उद्देश्य पेशेंट को आराम पहुंचाना होता है। खैर, अगर आप हाई एएसओ टाइटर से परेशान हैं तो हमसे राय मशवरा और कंसल्टेशन ले सकते हैं। अब अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं कि क्या क्या खाएं और क्या क्या परहेज करें। ये तो बहुत ही कॉमन सवाल है जो कि अक्सर व्यूअर से पूछे जाते हैं, तो चलिए इस सवाल का भी सफाया करते हैं। खाने की जहाँ तक बात रही तो इस बीमारी में खाने का डायरेक्टली कोई संबंध नहीं है। इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि कुछ ऐसे फूड्स प्रोडक्ट होंगे जिसके परहेज एवं इस्तेमाल से हाई एएसओ टाइटर को कम कर लेंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, बल्कि इसके लिए तो प्रॉपर ढंग से मेडिसिन का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ फूड्स हैं जो कि हाई एएसओ टाइटर के केस में स्पीडी रिकवरी में मदद करता है, जैसे एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स, फॉर एग्जांपल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, नट्स, सीड्स, फैटी फिश जिसमें कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। ये सभी भोजन इन्फ्लामेशन को कम करते हैं और शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को शक्तिमान बनाने में हेल्प करता है। इसके अलावा विटामिन सी रिच फूड्स जो कि इम्यून बूस्टिंग प्रॉपर्टीज के नाम से जाना जाता है, इसके अंतर्गत सिट्रस फ्रूट्स, स्ट्रॉबेरी, बेल पेपर और कीवी फल आते हैं। कुछ मात्रा में प्रोटीन रिच फूड्स का प्रयोग भी जनरल इम्यूनिटी को मेंटेन रखने के लिए जरूरी होता है। कुछ हेल्दी फैट्स हैं जो कि ओवरऑल जनरल हेल्थ के लिए लाभदायक साबित होता है, इसके अंतर्गत एवोकाडोज, नट सीड्स एंड ऑलिव ऑयल। कुछ प्रोबायोटिक या भोजन जो कि हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी साबित होता है, इसके अंतर्गत योगर्ट, कफीर, सौरक्रोट इत्यादि, ये सभी हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ को मजबूत करता है। इसके अलावा प्रोसेस्ड शुगर, अनहेल्दी फैट्स जो कि इन्फ्लामेशन को बढ़ावा देता है, इससे भी परहेज करना चाहिए। इसके अलावा सैचुरेटेड और ट्रांस फैट कंटेनिंग फूड्स जैसे कि रेड मीट, फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स और ट्रांस फैट कंटेनिंग फूड्स जैसे जो कि प्रोसेस्ड या फ्राइड फूड में पाया जाता है, ये सभी इन्फ्लामेशन या सोजिश का कारण बनता है और यह हमारे इम्यून सिस्टम पर भी बुरा प्रभाव डालता है।
इसके साथ ही ज़्यादा मात्रा में नमक के इस्तेमाल से भी परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हमारे शरीर के अंदर सोडियम का इंटेक होगा उतना ज़्यादा ही वाटर का रिटेंशन होगा। यानी कि ऑस्मोटिक बैलेंस करने के लिए वाटर जो है वह कम कंसंट्रेशन वाले सोडियम की तरफ से हाई कंसंट्रेशन वाले सोडियम की तरफ मूव करते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि पानी का रिटेंशन या वाटर का रिटेंशन हो जाता है हमारे शरीर के अंदर। यह एक्स्ट्रा वाटर रिटेंशन हमारे शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन में बढ़ावा पैदा कर सकता है, इसलिए हमें एक्स्ट्रा साल्ट के इंटेक से बचना चाहिए। दोस्तों, अब यहाँ पर हमारा कहने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप पानी का ही इंटेक कम कर दें, बल्कि आप अपने शरीर के वजन के अनुसार पानी का भरपूर इस्तेमाल करें, लेकिन एक्स्ट्रा नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से भी परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि यह कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से ब्लड शुगर लेवल को अफेक्ट करता है और जिसके वजह से इन्फ्लेमेशन में वृद्धि हो सकती है। इसके साथ ही अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो आपको इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन में भी मदद करता है और यह जो है इम्यून सिस्टम को भी कमज़ोर करता है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह के खाने या फूड से एलर्जी है तो उसका इस्तेमाल आप ना करें, क्योंकि उसके वजह से कहीं ना कहीं आपकी इम्यून सिस्टम पर असर पड़ता है। बेसिकली यह इनडायरेक्टली जो है हमारे इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है, क्योंकि एएसओ जो है वो एक तरह का इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से होने वाली बीमारी है, इसलिए यह सभी के सभी आपको इफेक्ट करती है। बाकी वैसे कोई खास डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कि हम किसी तरह के भोजन कर लेंगे तो हमारा एएसओ का लेवल बढ़ा देगा या किसी तरह के भोजन के परहेज कर लेने से एएसओ का लेवल घट जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खैर, अब बात कर लेते हैं कि होम्योपैथी में कौन कौन सी मेडिसिन है जो कि हाई एएसओ के केस में इस्तेमाल में लाई जाती है। अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है, जैसे कि कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस, एडोनिस वर्नालिस, क्रेटेगस, ब्रायनिया अल्बा, रस्टॉक्स, एस्पाइजिलिया, एस्टेलारिया मेडिका, गोल्थेरिया, फॉर्मिका रूफा, बेलाडोना। ये सभी कुछ मेडिसिन है जो कि लक्षणों के अनुसार प्रयोग में लाई जाती है। कुछ पेटेंट होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रयोग भी हाई एएसओ के केस में काफ़ी फायदेमंद होता है। इन मेडिसिन का सिम्टम्स ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस किया जा चुका है। अगर आपका एएसओ टाइटर तथा यूरिक एसिड और आरए फैक्टर तीनों बढ़ा हो तो भी आप होम्योपैथिक मेडिसिन का बहुत ही इफेक्टिवली प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए कंसल्टेशन स्लॉट बुक कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि बाकी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। सो फाइनली आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।